नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोग खूब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का जो हमारा चैप्टर है वह है ब्लड, और यानी कि हिंदी में कहते हैं रुधिर और रुधिर वर्ग के बारे में। ठीक है, तो लगभग आधे घंटे का वीडियो होगा प्यारे बच्चों। थोड़ा धैर्यपूर्वक आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो ब्लड क्या होता है प्यारे बच्चों? ब्लड का सबसे पहले आप डेफिनेशन, कोई पूछे व्हाट इज द ब्लड, तो क्या बताएंगे? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? संयोजी उत्तक है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसा है? एक तरल है, यानी कि एक लिक्विड टाइप का है। ठीक है, तो रक्त क्या होता है या ब्लड क्या होता है? यह एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका बोन हो गया, फिर क्या हो गया? कार्टिलेज हो गया। ये भी क्या होते हैं? एक तरल संयोजी उत्तक के रूप में जाने जाते हैं। बोन यानी कि हड्डी, आप जानते हैं। ये कार्टिलेज कुछ नया दिख रहा होगा, तो कार्टिलेज क्या होती है? ये भी सॉफ्ट बोन होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है? सॉफ्ट बोन। जैसे अगर हम कान की जो हड्डी होती है, आप अपना कान छू के देखिए तो दिखाई देगा कि वह कान जो है कि कड़ा तो लग रहा है, लेकिन लगेगा आपकी हड्डी, लेकिन हड्डी नहीं होती वह। उसका नाम क्या है? दूसरा नाम है कार्टिलेज। ठीक है, आपका कान की हड्डी हो गई या आपकी नोज की जो हड्डी हो गई, नाक की, तो ये सब क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट बोन होता है। आइए आगे देखते हैं, ब्लड का नेचर क्या होता है। तो ब्लड का नेचर क्या होता है प्यारे बच्चों? क्षारी होता है। कैसा होता है? क्षारी। अम्ली और क्षारी दो चीजें होती हैं, अभी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ब्लड का नेचर क्या होता है? क्षारी होता है। और इसका पीएच कितना होता है? 7.4। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीएच वैल्यू क्या होता है, कैसे जानते हैं। ठीक है बच्चों, इसको देखने के बाद हम समझ जाएंगे कैसे क्या होगा। चलिए हम एक लाइन ड्रा करते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ से हो गया, ये आपका हो गया 1, इसे आप इसके बीच में लीजिए, पहले 7 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10, फिर क्या हो जाएगा? 11, 12, 13, और क्या हो जाएगा बच्चों? 14। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, एक से लेकर के, जब हम एक से लेकर के आपका 6.9 तक, याद रखिएगा, एक से लेकर 6.9 तक अगर किसी भी का जो पीएच, किसी भी पदार्थ का पीएच क्या है? 6.99 तक रहेगा, तो क्या हो जाएगा? वह अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अम्लीय। अम्लीय या इस अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एसिडिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एसिडिक। ठीक है, और इसके बाद जैसे वह 7 होगा, तो 7 जब हो जाएगा तो वह उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कहने का मतलब न तो वह अम्लीय होगा और न तो क्षारीय होगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी, जैसे जल है, जल का क्या होता है? पीएच होता है, न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है। अगर कोई पूछे पानी का पीएच या वाटर का H2O का, इसका पीएच कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 7 होता है। तो वह न अम्लीय होता है न क्षारीय, बल्कि क्या होता है प्यारे बच्चों? उदासीन होता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये एक्चुअली जो ब्लड का पीएच है 7.4 है, तो 7 तो हो गया, लेकिन इसके बाद 0.4 आ गया, तो इसीलिए क्या जाता है? क्षारीय। यानी कि 7 से आगे जैसे चलेंगे, 7.1 हो गया या 7.2 हो गया, ऐसे करके कुल 14 तक, कहाँ तक जाएंगे? 14 तक, तो इधर क्या हो जाएगा? क्षारीय। 7 या 7 से नीचे रहेगा तो आपका एसिडिक यानी कि अम्लीय हो जाएगा, और 7 के बाद जैसे चलेंगे 14 तक, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ब्लड, अब देखते हैं हम लोग ब्लड क्या होता है। जो हमारा ब्लड होता है प्यारे बच्चों, यह, इसका जो कंपोजिशन है, यह 2 चीजों से मिलकर के बना होता है। ब्लड जो होता है हमारा आपका, ठीक है, ये देखिए, प्लाज्मा से किससे बन के मिलता है? जो हमारा ब्लड होता है, या प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, और रुधिराणु से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा और रुधिराणु, मेरे साथ बोलते रहिए और याद भी करते रहिए, ताकि क्लास में आपको 40 से 50% चीजें याद हो जाए। तो ब्लड का कंपोजिशन या ब्लड किस चीज से मिलकर बना होता है? तो पहला चीज है प्लाज्मा, और दूसरा चीज क्या है? रुधिराणु। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया, प्लाज्मा और रुधिराणु। हम रुधिराणु की अगर बात करें, तो जिसका नाम से रुधिर अणु, मतलब रुधिर में जो अणु पाए जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आरबीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? रुधिराणु बनाते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा देख ही रहे हैं, प्लाज्मा, लेकिन इनका परसेंटेज क्या होता है? तो रुधिराणु की बात करें तो 45% होता है। कितना होता है?
ब्लड में रुधिराणु की उपस्थिति, रुधिराणु मतलब WBC, RBC, प्लेटलेट्स इत्यादि की उपस्थिति कितनी होती है बच्चों? 45% होती है। और शेष जो होता है क्या होता है? प्लाज्मा, यानी कि 50 लेकर के 55%। ठीक है, आइए ये क्लियर हो गया प्लाज्मा और रुधिराणु। अब देखिए, अब हम सिर्फ बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। किससे बात करेंगे? अब हम सिर्फ बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। ये प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा में एक्चुअली प्यारे बच्चों जो जल होता है, जो पानी होता है, 92% पाया जाता है। मैं सिर्फ प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा में 100% अगर प्लाज्मा है तो उसमें 92% क्या होता है? जल, यानी कि पानी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर 8% क्या होता है? विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो टोटल जो 50 से 50% जो ब्लड में प्लाज्मा था, तो उस अब प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में फिर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? तो उसमें 92% जो होता है प्यारे बच्चों जल होता है, और इसके बाद 8% विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और क्या होते हैं? तो और कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। इतनी बात एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो प्लाज्मा होता है 92% जल हो गया, और 8% विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं। 8% में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और क्या होते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि एल्बुमिन प्रोटीन होता है। एल्बुमिन नामक एक प्रोटीन है, तो किसमें मदद करता है बच्चों? परासरण दाब को नियंत्रित करता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है। और एल्बुमिन की कमी के कारण क्या हो जाता है बच्चों में? क्वासियोर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ऐसे फिर समझिए, एल्बुमिन प्रोटीन क्या करता है, किसको नियंत्रित करता है? तो आपका बताएंगे परासरण दाब को नियंत्रित करता है। ठीक है, और इसके बाद इसकी कमी जब हो जाती है बच्चों, तो एक रोग होता है बच्चों में जिसका नाम है क्वासरकोर नामक रोग। इससे शरीर में मतलब स्वेलिंग हो जाती है, शरीर में एकदम पानी भर जाता है, पेट मतलब बाहर तरफ निकल जाते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। आइए आगे देखते हैं मेरेस्मस। क्या नाम प्यारे बच्चों? मेरेस्मस। इसको देखते हैं, ये क्या करना चाह रहा है। देखिए, ये जो मेरेस्मस नामक रोग है, ये जो प्रोटीन एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन थे, ये हो गया, और प्लस कुछ कैलोरी। ठीक है, इनकी कमी के कारण रोग होता है। ठीक है, तो प्रोटीन और कैलोरी की कमी, प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? एल्बुमिन प्रोटीन। और कैलोरी, इस जो हमारी जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा किसमें नापते हैं? कैलोरी में नापते हैं। तो जो ऊर्जा है या कैलोरी है उसको ले लीजिए, और एल्बुमिन या प्रोटीन जो है, इसकी जब कमी हो जाती है तो बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है प्यारे बच्चों? मेरेस्मस हो जाता है। ठीक है, मेरेस्मस। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब कुछ चीजें हैं प्लाज्मा, जैसे क्या है? प्लाज्मा द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। जो प्लाज्मा होता है, अभी देखे ना ब्लड का जो कंपोजिशन देख रहे थे, तो उसमें प्लाज्मा भी था और रुधिराणु था। तो जो प्लाज्मा का कार्य है कि क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है? तो प्लाज्मा द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है? परिवहन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर उसका स्थानांतरण होता है। ठीक है बच्चों, अब किस रूप में होता है? अगर मान लीजिए कि हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में उसका परिवहन होता है? ग्लूकोज के रूप में। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है प्यारे बच्चों? ग्लूकोज के रूप में होता है। और वसा का रूप क्या हो जाएगा? फैटी एसिड में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, वसा फैटी एसिड के रूप में, और प्रोटीन क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, आसान सा चीज है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, वसा फैटी एसिड, वसा को फैटी एसिड के रूप में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड के रूप में कर दें। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। ताप नियंत्रण। ये जो हमारा प्लाज्मा होता है प्यारे बच्चों, जो हमारा प्लाज्मा होता है, यह आपका टेम्परेचर कंट्रोल में भी सहायक करता है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ है उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का भी काम करता है, और आपका टेम्परेचर मेंटेन में भी, टेम्परेचर कंट्रोल में भी काम करता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब रुधिराणु। ठीक है, तो प्लाज्मा के बारे में बात कर लिया, अब जो रुधिराणु है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें तीन भागों में बटा हुआ है रुधिराणु या कार्पोसेल्स। इंग्लिश में कहते हैं, पहला है आरबीसी। क्या है बच्चों? आरबीसी है। आरबीसी कहने का मतलब है रेड ब्लड कार्पोसेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसे हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं, या इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स, या इसी का और नाम है इरिथ्रोसाइट। तो कभी कभी कंपटीशन में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इरिथ्रोसाइट किसका अन्य नाम है? ऑप्शन दे देगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो इरिथ्रोसाइट जो होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, आरबीसी का ही दूसरा नाम है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स का दूसरा नाम है। ठीक है, और इसकी संख्या क्या होती है? तो लिखा है यहाँ पे 45 से, ये आपका क्या है? 45 से आपका 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। याद रखिएगा, 45 से 50 लाख
पर मिलीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? आरबीसी या इरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, अगर हम 1 मिलीमीटर क्यूब में वो लिए ब्लड लिए तो उसमें आरबीसी कितना पाया जाता है? 45 से 50 लाख पर मिलीमीटर क्यूबिक होता है। इरिथ्रोसाइट या आरबीसी कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है बातें। आइए डब्ल्यूबीसी को देखते हैं या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस देखते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या नाम बच्चों? ल्यूकोसाइट नाम है। आरबीसी का इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं। तो और ल्यूको का मतलब ही सफेद होता है या श्वेत होता है। अगर ल्यूको कहीं जुड़ गया, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में आपको कहीं भी अगर एक टर्म दिख गया ल्यूको बच्चों, तो आप समझ जाइए कि ल्यूको का मतलब क्या होता है? श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। ठीक है, आगे है प्लेटलेट्स। आइए आगे देखते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स क्या है बच्चों? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए ल्यूकोसाइट हो गया। ल्यूको का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ल्यूको का मतलब होता है, ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, यानी कि सफेद। ठीक है, और एक आप सुने होंगे कि ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया किसी को हो गया है तो ल्यूकेमिया का ही दूसरा नाम क्या है? ब्लड कैंसर। याद रखिएगा, चाहे ल्यूकेमिया कहे चाहे ब्लड कैंसर कहे, दोनों का मतलब क्या होता है बच्चों? एक ही होता है। ठीक है, और क्या होता है ब्लड कैंसर? जब हमारे रक्त में, शरीर की जो रक्त है हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो उसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस और डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? एक रक्षक का, गार्ड के टाइप का काम करते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है? इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो इनके होने से फिर आपके बॉडी में ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, आवश्यकता से ज़्यादा रिपीट डिवीजन करते हैं, बार बार डिवीजन करके इस तरीके से हो जाता है। आइए देख लेते हैं प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट कहिए चाहे थ्रोम्बोसाइट्स कहिए, एक ही है मतलब। इनकी संख्या क्या होती है? 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड ले लिए तो उसमें प्लेटलेट की संख्या क्या होती है? 3 लाख होती है। आरबीसी का क्या होता है बच्चों? 45 से 50 लाख होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? अभी पीछे देखेंगे, नीचे देखिए। आइए, ये है आपका, कितना दिया है बच्चों? ये देख लीजिए, ये आपका है 5000 से लेकर के कितना है? ये 5000 से लेकर के 9000, यानी जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये आरबीसी 45 से 50 लाख, आरबीसी जो होता है 1 मिलीमीटर क्यूब जब हम ब्लड लेते हैं तो उसमें 45 से 50 लाख है। और डब्ल्यूबीसी वही सेम अमाउंट में कितना होता है? 5000 से आपका 9000, 5000 से 9000 के बीच में पाया जाता है। और प्लेटलेट्स क्या होता है? 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आरबीसी का जो निर्माण होता है, अभी कैसे कैसे होता है आरबीसी का निर्माण? इसका निर्माण की बात कर ले तो भ्रूणावस्था में, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, भ्रूणावस्था में होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? लीवर में होता है। लीवर यानी कि यकृत, क्या हो जाएगा? यकृत। ठीक है, यकृत में होगा। ठीक है, लेकिन किस स्टेज में होगा? भ्रूणावस्था में, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में। आगे चलते हैं। जन्म के बाद फिर आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा? आरबीएम। क्या है बच्चों? आरबीएम। आरबीएम का मतलब क्या हो जाएगा? रेड बोन मैरो। ठीक है, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, जन्म से पहले या जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बच्चा होता है तब भ्रूणावस्था में होता है, तो आरबीसी वहां भी बनता है, लेकिन वहां पर कहाँ बनता है? लीवर में बनता है, यानी कि यकृत के द्वारा बनता है। लेकिन जब जन्म के बाद आरबीसी निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो हम जनरली बोलते हैं, लेकिन किस बोन मैरो में? तो आप बताएंगे आरबीएम। आर का मतलब रेड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक लांग बोन ली गई है। यहाँ पे इस तरीके से देख लीजिए, लांग बोन लिया गया बच्चों। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, एक कार्नर पे ये ऊपर और आपका ये नीचे देख रहे हैं, ये जो आपका है ये आरबीएम मतलब रेड बोन मैरो है, टॉप पे और बॉटम पे। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं आरबीएम, यानी कि रेड बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ से किसका निर्माण होता है? यहाँ से किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, और बीच में देख रहे होंगे स्फेरिकल टाइप का रचना यहाँ बना हुआ है, यहाँ से ये, तो यहाँ पर क्या पाया जाता है? वाईबीएम होता है। वाईबीएम का मतलब क्या हो जाएगा? जहाँ पर आर का मतलब यहाँ पर रेड था, यहाँ पर वाई का मतलब क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। येलो
बोन मैरो, ठीक है बच्चों, येलो बोन मैरो। और ये किसका निर्माण करता है? ये बच्चों WBC का निर्माण करता है, याद रखिएगा। रेड बोन मैरो जो होता है कि RBC का निर्माण करता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये WBC का निर्माण करता है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया, आगे चलते हैं। हाँ, पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देख लेते हैं पोटेशियम क्या है। पोटेशियम जो होता है हृदय रेट की गति को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो पोटेशियम है, पोटेशियम पूछेगा कि हृदय की रेट या गति को नियंत्रित कौन करता है, तो क्या बताएंगे? पोटेशियम। पोटेशियम हृदय की जो रेट है, जो लब डब जो करता है हमारा हृदय, तो वो उसके रेट को कि तेज धड़क रहा है, धीमा धड़क रहा है, ज्यादा धड़क रहा है, तो इसको कंट्रोल करने का काम पोटेशियम एलिमेंट है ना, वो करता है। कैल्शियम क्या करता है बच्चों? रुधिर को स्कंदन में, स्कंदन का मतलब क्या होता है? स्कंदन का मतलब होता है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब कि रक्त को जमाने में, कोगुलेशन मतलब थक्का बनाने में, जमाने में ये कैल्शियम काम करता है। आगे देखिए YBM बताया है, येलो बोन मैरो होता है में क्या होता है? WBC का फॉर्मेशन होता है। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? YBM में, येलो बोन मैरो में, ठीक है, याद रखिएगा। और RBC का क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताया हूं अभी मैं। चलिए आगे देखते हैं। जीवन काल, किसका जीवन काल? RBC का। RBC का जीवन काल क्या होता है? रेड ब्लड कार्पोसेल्स का कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है बच्चों? 120 दिन होता है, ठीक है। और जैसे ही यह आपकी RBC जो है, ये जो RBC है, RBC जीवन काल इनका 120 दिन का हो गया के बाद, ये भी तो उसके बाद वो खत्म होंगे या वृद्ध होंगे। तो जब वृद्ध RBC हो जाता है बच्चों, तो ये कहाँ पर जाके इकट्ठा होता है? स्प्लीन में। कहाँ पर होता है? स्प्लीन। इसे स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्लीहा, या इसी को और भी क्या नाम देते हैं? तिल्ली, ठीक है। तो जब RBC का लाइफ साइकिल जब समाप्त हो जाता है, यानी वो 120 दिन कंप्लीट कर लेता है, या उसी को बोलते हैं वृद्ध RBC, तब वो कहाँ पर जाके जमा होगा? स्प्लीन में, ठीक है। तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? RBC का कब्रिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली, तीनों एक ही नाम है। स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली, ठीक है, एक ही नाम है। RBC में केंद्रक नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा इसको। जो RBC होता है बच्चों, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। अपवाद के रूप में क्या है? ऊंट है, लामा है, ये एनिमल्स हैं, दो जानवर है, ऊंट है आप जानते हैं, और लामा भी है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे जो जनरल इन दोनों को छोड़ करके जितने भी ये जंतु हैं, अगर वहां पे RBC पाई जाती है तो उसके RBC में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे एनिमल है जिनके RBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? हीमोग्लोबिन। चलिए देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है बच्चों। हीमोग्लोबिन, हीम या ग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन को क्या बोलेंगे? हीम और प्लस ग्लोबिन, ये दो चीज से मिलकर के बना हुआ है हीमोग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन मिलकर के बना हीमोग्लोबिन। और जो ग्लोबिन एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? प्रोटीन होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और हीम क्या करता है? वर्णक, यानी कि जो कलर देने का काम कौन करता है? हीम। और इसी हीम में क्या उपस्थित रहता है? एफ ई का मतलब आयरन, ये रंग देने वाला एलिमेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। ऑक्सीजन के परिवहन में जो होता है वह सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका जो हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है, ये देख लीजिए। आपका हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये क्या करते हैं? देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिला तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या मिला हुआ है? O2 मिला हुआ, ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो कोशिकाएं क्या करती हैं? जो सेल्स हमारे बॉडी की सेल्स होती है, इस ऑक्सीजन को क्या करती है? अपने जितनी उनकी आवश्यकता होती है फिर उनको वो ले लेती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। पहाड़ों पर चढ़ते वक्त ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, महसूस होती है, बिल्कुल सही है। जबकि हमारी पहाड़ों पर जबकि हमारी कोशिकाओं में अत्यधिक
O2 की आवश्यकता पड़ती है, चाहता है बिल्कुल है, लेकिन जैसे जैसे याद रखिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट है कि पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, कम होता जाता है। इसीलिए जो हमारे पर्वतारोही होते हैं तो अपने अलग से ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते अपने पीठ पर बांधे रहते हैं और उसको अपने नोज में लगाए रहते हैं, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। तो पहाड़ों पर जब ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसा होता है तो जिसके कारण हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन तो आएगा कि ऑक्सीजन मिले हमको लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना ले और उसके बाद फिर कोशिकाओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आगे चले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। दैट्स वाई हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखते हैं ना चेहरा लाल लाल हो जाता है चढ़ते, तो क्या होता है, वह हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है। चलिए गुड, आगे चलिए, समझ में आ गया होगा। WBC आ जाइए। WBC को अब हम देख लेते हैं। WBC इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोसाइट। बात कर चुका हूं। इनकी संख्या कितनी होती है, 5000 से 9000। 45 से 50 लाख क्या था, RBC था, और WBC क्या था, 5000 से 9000, और प्लेटलेट्स क्या था, 3 लाख। 3 लाख था पर मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो WBC 5000 से 9000 है 1 मिलीमीटर क्यूब में। अब इनके बारे में देख लीजिए। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो WBC हमारा है ये कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, 2 प्रकार का होता है, कणिका युक्त और कणिका विहीन। कणिका युक्त कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेनुलेटेड। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्यूलेटेड। ग्रेनुलेटेड होता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो जो कणिका युक्त होता है आपका ये, आइए फिर से देखते हैं। अब सही है। तो जो हमारा WBC कणिका युक्त होता है बच्चों, ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला BEN, मेरे साथ बोलिए, BEN। WBC 2 टाइप्स के, ग्रेनुलेटेड, नॉन ग्रेनुलेटेड। तो जो ग्रेनुलेटेड है, जो कणिका युक्त है, वो भी क्या है, उसमें 3 टाइप्स है। पहला क्या है, BEN। पहले मेरे साथ बोलिए, BEN। बी से क्या हो जाएगा, बेसोफिल हो जाएगा। ई से हो जाएगा यूस्नोफिल्स हो जाएगा। एन से क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। बेसोफिल, यूस्नोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये WBC के जो ग्रेनुलेटेड जो WBC है या कणिका युक्त जो WBC है उसके बारे में बात कर रहा हूं। BEN, बेसोफिल, यूस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अब संख्या के रूप में अगर हम देखेंगे तो किसकी संख्या ज्यादा है, तो बेसोफिल संख्या क्या होती है बच्चों, कम होती है। बेसोफिल की संख्या सबसे, इन तीनों में बेसोफिल की संख्या सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों, आपका सबसे ज्यादा देख लीजिए किसका है, न्यूट्रोफिल्स का है। जो सबसे ऊपर था बी था, अब बी से याद करिए, बी जो है सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, और एन यानी कि न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। बस इतना, ये नीचे वाला ज्यादा हो गया और ऊपर वाला क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, ऐसे समझिए। BEN आपको याद रहेगा, बेन, ठीक है, बेसोफिल, यूस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ऊपर कम नीचे ज्यादा। और इन तीनों का काम क्या है, तीनों का काम क्या है बच्चों, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु, हमारे हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, इनको खाने का काम करता, ये तीनों करते हैं, बेसोफिल, यूस्नोफिल और न्यूट्रोफिल्स करते हैं। बेसोफिल की संख्या कम होती है, न्यूट्रोफिल की संख्या ज्यादा होती है। और ये सब तीनों किसके रूप में पाए जाते हैं, कणिका युक्त WBC के ही रूप हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कणिका विहीन, क्या मैं बात कर रहा हूं, कणिका विहीन मतलब नॉन ग्रेनुलेटेड। अब कहेंगे सर आप ग्रेनुलेटेड बार बार क्यों बोल रहे हैं, ग्रेनुलेटेड मतलब छोटे छोटे उसमें कण होते हैं, समझ रहे हैं। अब ज्यादा बताऊंगा तो फिर ज्यादा डीप की चीजें हो जाएगी, वहां पर आप जाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे आप याद करिए, ठीक है। तो जो कणिका विहीन या नॉन ग्रेनुलेटेड होता है WBC, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, M और L। मेरे साथ बोलिए, M और L। M का मतलब हो जाएगा मोनोसाइट, और L का क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट। M का मतलब हो जाएगा मोनोसाइट, L का मतलब हो जाएगा लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे देखिए बेसोफिल क्या था, ये सबसे एक्चुअली संख्या में था, और यहाँ पर देखिए आकार है, देखिएगा ये संख्या में जो है कि कम होती है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे जो नॉन ग्रेनुलेटेड वाला, तो आकार की बात करेगा, तो आकार में मोनोसाइट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मोनोसाइट क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और लिम्फोसाइट क्या होता है बच्चों, छोटा हो जाता है, ठीक है, इसको जानते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और यही आपका जो है लिम्फोसाइट जो है, ये किसका निर्माण करता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, लिम्फोसाइट जो आपका नॉन ग्रेनुलेटेड WBC था, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है।
तो ये जो मोनोसाइट था आकार में बड़ा था और लिम्फोसाइट के आकार में सबसे छोटा है, लेकिन ये लिम्फोसाइट भले आकार में छोटा है लेकिन यह किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का निर्माण करता है। रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता होती है विभिन्न प्रकार की, उसको डेवलप करता है। कौन करता है? मोनोसाइट की लिम्फोसाइट। तो आप बताएंगे लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखिए और क्या चीजें करता है भाई साहब। एड्स का फुल फॉर्म जानते हैं ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का एक वायरस भी है जिसका क्या नाम है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है,